वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मेरी तरफ मॉर्निंग है, आप जब देखेंगे तब तक इवनिंग हो चुका होगा। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको भी मुझे रेटिंग 5 स्टार देना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन वैसे पूरा ही 5 स्टार है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेंट्रीपिटल वर्ड वैसे तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर जिंदगी में सुन रखा होगा। ज़िंदगी भले आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी 16-17 ईयर्स के हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। तो आपने लाइफ में कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल वर्ड 9th क्लास में शायद फिजिक्स के टीचर ने या साइंस के टीचर ने बताया होगा कि सेंट्रीपिटल क्या होता है। चलो चैप्टर को ना, इस पार्ट को शुरू करने के लिए पहले मुझे जो हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स किए, पहले मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर टॉपिक पे आते हैं। तो हम चल रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है और एंगल भी कवर करता है, स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस भी कवर करता है। तो एंगल कवर्ड पर सेकंड को हमने लिखा लास्ट टाइम एंगुलर वेलोसिटी। आज यूज करना पड़ेगा इसको भी। इसके अलावा मैंने एंगुलर वेलोसिटी के आपको टोटल 6 फॉर्मूले करा दिए। काफी बच्चों ने मुझे फोटो खींच के भेज दिया था। एक तो था फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू एंगल कवर्ड पर सेकेंड। दूसरा था वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तीसरा फॉर्मूला था 2 पाई बाय टाइम पीरियड। एक था 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। 2 पाई फ्रीक्वेंसी को हमने एक और नाम दिया रोटेशंस या रिवोल्यूशंस पर सेकंड। एंड एक लास्ट फॉर्मूला था 2 पाई आरपीएम बाय 60। ये 6 फॉर्मूले तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार यूज होते हैं फिजिक्स में। तो आज जो करेंगे कॉन्सेप्ट वो भी रिपीटेडली यूज होना है। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट था रेडियन पर सेकेंड। डिमेंशंस इसके आए t-1 और ये डायरेक्शन में किधर को पॉइंट कर रहा था, आपको बताया था कुछ मैंने। डायरेक्शन, राइट हैंड के फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग रखो। थंब जो है जिधर को भी पॉइंट करेगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एक एक्सियल वेक्टर था, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रहता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैंने बोला था बार बार यूज होगा, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आ जाता है। आर को इधर लेके आइए, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये दो जो है रिलेशंस, दे आर गोइंग टू बी यूज्ड टुडे आल्सो एंड इन फ्यूचर आल्सो, रिपीटेडली यूज होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज मैं आता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको एक वीडियो देखना है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हमें सर्कल में घुमाना है तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो वो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको आप रोटेट करना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी आइटम क्या चाहिए वो आप राइट हैंड साइड पे चैट बॉक्स में लिखिए। बिल्कुल ठीक ढूंढा आपने, एक धागा चाहिए आपको साथ में। वेरी नाइस। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल में चलाना है तो उसके लिए एक धागा चाहिए और एक मास चाहिए, है ना। तो ये सर्कल में घूमेगा। तो धागा आपने देखा कि धागा ढीला नहीं था, धागा जो था वो टाइट था। धागा टाइट करने के लिए आपको जानते हैं आप बेटा, एक धागे को टाइट करने के लिए यू नीड 2 फोर्सेस। 2 फोर्स लगाएंगे तभी धागा टाइट होगा ना। और फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो अगर फोर्स है दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कुलर मोशन है, हालांकि मैंने वो जो पेंडुलम जो का जो बॉब था घुमाया मैंने, वो कांस्टेंट स्पीड पे घुमाया,
फिर भी धागा टाइट था, स्पीड भले ही कांस्टेंट थी, लेकिन फिर भी हमें एक फोर्स लगाना पड़ा। फोर्स का मतलब उसमें एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट था, उसी एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पहले तो मैं डिस्कस करता हूं कि एक्सेलरेशन आई क्यों, पहले उसकी बात करते हैं, फिर निकालेंगे कि एक्सेलरेशन है कितना। सो सर्कुलर मोशन में एक चीज जो है वो 100% श्योर है, पक्का है 100% सर्कुलर मोशन में, कि स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, स्पीड चाहे कांस्टेंट हो, ये ऑब्जेक्ट चाहे कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, बट सर्कुलर मोशन में एक चीज कंफर्म्ड है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो परमानेंटली चेंज होता जा रहा है। या यूं कहिए कि जब ये यहां पे था तब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन था लेट अस से टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मान लेते हैं इधर को। सपोज हम जो ना सर्कल जो है हमारा हॉरिजॉन्टल है, ऐसे उसको हम ऊपर से देख रहे हैं। जब ये यहां पहुंचा बेटा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट था, जब यहां आएगा तो ये टूवर्ड साउथ होगा, और जब यहां आएगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टूवर्ड्स ईस्ट था। यहां पे बोले तो ये अलोंग नॉर्थ ईस्ट था 45 के एंगल पे, एंड सो ऑन। सो ये आप एग्री कर गए कि डायरेक्शन ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। और मैंने आपको सिखाया कि अगर तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, यानी ना तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उस मोशन को तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये वाला यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, इसमें जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है डायरेक्शन में, स्पीड नहीं चेंज हो रही, स्पीड इज कांस्टेंट। तो जिस मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज मेड अप ऑफ टू पैरामीटर्स, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो स्पीड जो है वो तो बनी कांस्टेंट है, नो डाउट, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है, इसका चेंज हो रहा है डायरेक्शन। सो व्हाट डिड आई टेल यू, स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों को मिला के बनती है वेलोसिटी। तो स्पीड भले ही कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वो मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज हो वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो जो मोशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है वो मोशन होती है एक्सेलरेटेड। तो ये तो पक्का है 100% के सर्कुलर मोशन में चाहे स्पीड कांस्टेंट रहे चाहे ना रहे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हर केस में चेंज होना ही होना है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कंफर्म्ड है कि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर है। तो अभी हमने कुछ चीज़ें निकालनी है। एक तो सर्कुलर मोशन में ये पक्का हो गया कि एक्सेलरेशन तो होती है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी रहेगा, फोर्स रहेगा दैट मीन्स ये जो धागा था जिसके थ्रू आप रोटेशन दे रहे थे वो धागा टाइट रहेगा। धागे को टाइट करने के लिए फोर्स चाहिए, तो इसीलिए थ्रेड टाइट था। तो पहले तो ये चीज़ मेरा ख्याल क्लियर हो गई होनी चाहिए सभी को कि सर्कुलर मोशन को होने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, उस फोर्स का नाम भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो फोर्स आपकी मर्जी है कि आप धागा लगा के सप्लाई करो जैसे अभी किया हमने। एक और केस भी है, न्यूक्लियस है बेटा, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, बट न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को धागा तो नहीं बांधा हुआ हमने, बट फोर्स तब भी है, बिना धागे के भी है। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो इस पे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, तो इससे मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे मिल जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक और केस है, सन के अबाउट अर्थ घूम रही है, इसमें भी कोई धागा या कोई रस्सी नहीं बांधी सन टू अर्थ, लेकिन तब भी मोशन तो हो रहा है ना सर्कुलर। तो सन और अर्थ में कौन सा फोर्स, वेरी नाइस, कुछ बच्चों ने आंसर लिख दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स।
यहां पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब हुआ कि सर्कुलर मोशन जब भी होगी उस मोशन में एक फोर्स चाहिए टूवर्ड्स द सेंटर, यहां भी चाहिए। वो फोर्स आप चाहे धागे से अप्लाई करो, चाहे आप दो चार्जेस के बीच का फोर्स यूज कर लो, चाहे दो मासेस के बीच का आप ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करो। तो फोर्स होता है m इंटू ए, तो अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगी पक्का। तो सर्कुलर मोशन जैसी मर्जी हो, जिस तरह की मर्जी हो, एक एक्सेलरेशन तो उसके अंदर कंफर्म्ड है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर लगेगी हर केस में, और उसका डायरेक्शन अभी प्रूव करेंगे वो टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आए, चाहे धागे को जो आपने टाइट किया उसमें जो टेंशन क्रिएट कर दिया, टेंशन इज अ फोर्स, वो फोर्स जो थ्रेड को टाइट करता है उसको टेंशन कहते हैं। तो चाहे टेंशन से आए, यानी किसी ना किसी तरह की हमें फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन को होने के लिए, जिसका डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल होना चाहिए। उसी का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर फोर्स की बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बस m इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे, फोर्स आ जाता है बेटा। फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, बहुत बार पढ़ रखा, अपने क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वही चलना है बेटा। चलो अब निकालते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद फिर फॉर्मूले के बाद मैं शो करूंगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। चलिए तो डायग्राम में रब करके दोबारा बनाता हूं, जो डायग्राम हमें चाहिए वो बनाते हैं। तो एक डायग्राम तो लास्ट लेक्चर वाला है। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा किसी कारण से, वो सीधा इसको मत शुरू करिए, कारण कि इसमें कुछ पुराने फॉर्मूले यूज होने हैं, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। तो पहले सुजेशन इधर आ रहा है, इधर एक एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको प्रेस कर लीजिए। वहां पे एंगुलर वेलोसिटी का लेक्चर है एक, पहले वो देखिए। अगर वो समझ आ गया तो ये आराम से समझ आएगा, अगर वो नहीं किया हुआ तो ये आपको हवा लगेगा कि मैंने सर क्या पढ़ा रहे हैं, कितना घटिया लेक्चर दे रहे हैं, फिर ऐसे लगेगा। अदरवाइज ये बहुत मजेदार लेक्चर है। तो पहले जिन बच्चों ने वो नहीं देखा हुआ, पहले उसको बेटा थॉरोली देख लीजिए। और काफ़ी बच्चों की हैबिट क्या है, वो इसको देखते हैं 3 इडियट मूवी की तरह, कि कानों में हेडफोन लगाए और बेटा यूट्यूब ऑन करके बैठ गए। ऐसे नहीं देखना, लिखना जरूर है। बहुत से बच्चों का ये बैड हैबिट है कि वो सिर्फ सुनते हैं, लिखते नहीं हैं। तो अगर बेटा लिखेंगे नहीं, ये सारा जो एफर्ट है टीचर का और आपका भी, टीचर ने तो जो करना था वो तो कर दिया, आपका एफर्ट भी जो है वो 100% सक्सेसफुल नहीं होगा, उसका बेस्ट जो है आउटपुट नहीं आएगा। तो लिखना मस्ट है, लिखते जाइए, साथ साथ में आप फिजिक्स को पूरा एंजॉय करेंगे बेटा, ये गारंटी है मेरी। चलिए अब मैं पुराना डायग्राम, पहले तो कल वाला जो डायग्राम है यानी पिछले लेक्चर का, पहले वो ड्रॉ करता हूं। उसके बाद फिर एक आज एक नया डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसी को यूज करते हुए। चलिए तो पिछले लेक्चर का डायग्राम, एक सर्कल था, सेंटर O, एक ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ था, t इक्वल टू t पे वो पहुंच चुका था पॉइंट P पे, और एंगल कवर कर दिया था उसने थीटा। फिर हमने थोड़ा सा टाइम और अलाउ किया, डेल्टा t, यहां तक लग गए थे 5 सेकेंड, फिर 5 प्लस 0.2 सेकेंड और थोड़ा सा और आगे चला गया, और इस एंगल को हमने लिखा था लास्ट लेक्चर में डेल्टा थीटा। और एंगल का वैल्यू जब निकालना होता है रेडियन में, तो वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। एंगल थीटा, फाई, डेल्टा थीटा कुछ भी लिखना हो रेडियन में, तो आर्क का लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द आर्क। इसी डायग्राम को यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आगे बढ़ा दूं। इस डायग्राम में थोड़ा सा आपको टचअप करना है। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिस्कशन हो रहा है और जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी बेटा मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी v और ये भी वेलोसिटी v, बस इनका डायरेक्शन में फर्क है v1 और v2 का। v1 जो है वो टेंजेंट के लॉन्ग बताया था पॉइंट करता है और v2 जो है वो भी टेंजेंट के लॉन्ग पॉइंट करेगा। तो दोनों की डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। कितनी डिफरेंट है सुनो ध्यान से। अगर मैं इन दोनों पेन्स को आपस में ना 90 डिग्री पे यहाँ पे एम सील लगा दें, फेविक्विक लगा दें, इनको जोड़ दें ऐसे ताकि हमेशा 90 पे रहे। रेडियस और टेंजेंट इनमें एंगल होता है 90 डिग्री, एग्रीड ना। ये रेडियस हो गई बेटा, ये टेंजेंट हो गया, इनमें एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अगर मैं इस वाले पेन को, इसको तो मैंने जोड़ दिया ना इसके साथ 90 के एंगल पे, अगर मैं इस पेन को 90 के एंगल से घुमा दूं, चेक करो बेटा, ब्लू वाला पेन भी तो 90 आगे चला गया, पहले यूं था ना, फिर बाद में यूं हो गया, ये भी तो 90 से घूम गया। दोबारा सुनो ध्यान से। अगर मैं इस वाले पेन को, ये इसके साथ 90 के एंगल पे रहता है हमेशा, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये ब्लू वाला भी तो 90 के एंगल से घूम गया। वही मैं बताने जा रहा हूं यहां पे। अगर हम रेडियस को और वेलोसिटी की बात करें तो ये 90 के एंगल पे है। अगर ये वाला लाइन डेल्टा थीटा से यूं चला गया तो इसके कंपैरिजन में ये वाला टेंजेंट भी तो डेल्टा थीटा से घूम गया बेटा। होप क्लियर हो गया होगा। दोबारा सुनो, दोबारा। अगर मैं इसको 180 घुमाता हूं, 180, तो बेटा ये भी 180 घूम गया। कैसे? पहले यूं था, देखो इधर आके यूं हो गया, 180 से घूम गया। जितने एंगल से मैं इसको रोटेट करता हूं उतने ही एंगल से ये ब्लू वाला जो है ना वेक्टर, यानी जो इसके राइट एंगल पे है, वो भी घूम जाता है। तो पहले हमारा ये यूं था बेटा, ऐसे था ना। अगर मैं इसको बेटा डेल्टा थीटा से ऐसे घुमा देता हूं तो अगर ये वाला वेक्टर हमारा डेल्टा थीटा से घूमा तो इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, वो भी तो बेटा डेल्टा थीटा से ही घूम जाएगा। बात समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। ओके, सो यू एग्री कि V1 और V2 में एंगल है डेल्टा थीटा। चलो मैं V1 को ना रीड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, V1 को यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं। रीड्रॉ कर सकते हैं, रीजन बहुत सिंपल बेटा, डायरेक्शन वही है, साइज वही है। V2 को भी रीड्रॉ कर देता हूं यहां पे, ये अपना V2 आ गया। एंड आई टोल्ड V1 V2 जो है वो मैग्नीट्यूड में, साइज में इक्वल हैं, ईच इक्वल टू R इंटू ओमेगा। बेटा V1 का साइज भी R ओमेगा है, V2 का साइज भी R ओमेगा है। तो अगर इन दोनों लाइंस में एंगल डेल्टा थीटा था, अगर ये लाइन डेल्टा थीटा से आगे चली गई तो इनका जो टेंजेंट है वो भी डेल्टा थीटा से घूम गया, तो इस एंगल को भी डेल्टा थीटा लिखना है। कोई मुश्किल नहीं है, समझ आ गया। अगर ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है ये डेल्टा थीटा से आगे गया तो फिर ये जो ब्लू वाला वेक्टर जिसको राइट एंगल पे है वो भी डेल्टा थीटा से बेटा रोटेट हो गया। इसमें और इसमें एंगल डेल्टा थीटा है, मैंने वही बना दिया। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं एक नया सर्कल। पार्टिकल ने वही चलना है, उसकी बात नहीं कर रहा। इधर मैं एक सर्कल नया ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, जिसका सेंटर है ये, चलिए अब ऐसा करिए थोड़ी देर के लिए ना, इस वेक्टर को अभी आप सी वेक्टर लिख लीजिए, सी वेक्टर। अब बताइए ट्रायंगल ओ एम एन में कौन से दो वेक्टर्स ऑर्डर में हैं?
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है मुझे। कौन से दो वेक्टर्स ऑर्डर में हैं, यानी जहां पे एक वेक्टर खत्म हुआ वहां से अगला वेक्टर शुरू हो गया। वेरी नाइस। इधर लिखना बेटा चैट बॉक्स में। यस यस यस, ठीक आंसर लिख रहे हैं बच्चे। V1 वेक्टर और C वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो जो सेम ऑर्डर में होते हैं ट्रायंगल लॉ सेज उन दोनों वेक्टर्स का सम तीसरा वेक्टर जो रिवर्स ऑर्डर में होता है V2 उसके इक्वल है। V1 और C ऑर्डर में है, V1 और C का जो रिजल्टेंट है सम है वो है वेक्टर V2। तो बेटा C वेक्टर जो है वो इक्वल टू V2 माइनस V1 आया। और चेंज इन वेलोसिटी, जैसे चेंज इन एंगल को आपने डेल्टा थीटा लिखा था, इसको बेटा हम डेल्टा V लिख देंगे, चेंज इन वेलोसिटी। दोबारा देखो फिर से क्या किया हमने, ये दोनों वेक्टर्स हमने उठा के यहां पे रीड्रॉ कर दिए। इसका साइज और इसका साइज सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही चीज है। V1 वेक्टर और ये V1 वेक्टर एक ही है, दोनों सेम है डायरेक्शन में और सेम है मैग्नीट्यूड में। दोनों के बीच में एंगल था डेल्टा थीटा। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस इज इक्वल टू दिस मच मतलब V1 और V2 के बराबर है। ईच इक्वल टू साइज में r ओमेगा है। तो ये सर्कल है जिसका रेडियस है r ओमेगा। V1 वेक्टर और ये मैंने एक नया वेक्टर ड्रॉ किया C, ये दोनों ऑर्डर में थे। दो वेक्टर जो ऑर्डर में होते हैं उनका रिजल्टेंट या सम इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। V1 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो बनेगा V2 माइनस V1। तो जो C वेक्टर है वो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, C वेक्टर जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है, क्योंकि हम निकालने क्या जा रहे हैं बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए था ना बेटा, उसके लिए डेल्टा भी निकालना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया वो निकालना पड़ेगा। इसलिए ये वेक्टर्स हमने इधर को ड्रॉ कर लिए दोबारा से। नो डाउट एक्सेलरेशन इसी पार्टिकल की है P की, निकालनी हमने एक्सेलरेशन इसी की है, तो वो निकालने जा रहे हैं पहले कितनी है और किधर को है। चलिए, अब एक्सेलरेशन होती है इक्वल टू, वेक्टर अगर नहीं भी यूज करेंगे चल जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बड़ी बार कर चुके हैं पहले भी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलिए, अब मुझे लिखनी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि जब ये पार्टिकल पॉइंट P पे था तब इसकी एक्सेलरेशन क्या थी। उसके लिए मुझे वो टाइम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया, लिमिट डेल्टा t टेंड्स 0 लगाना पड़ेगा, पहले की तरह, पहले भी किया था हमने। हम टाइम इंटरवल को और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा कर देंगे ताकि पॉइंट Q पॉइंट P के बिल्कुल पास पहुंच जाए, और वो फिर आ जाता है, लास्ट टाइम हमने किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आज हमने करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो लिमिट लगाएंगे साथ में, थोड़ा सा दूर करके लिख देता हूं ताकि क्लियर आपको नजर आ जाए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब मैंने फॉर्मूला जो लास्ट टाइम यूज किया आज फिर यूज करूंगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क इक्वल टू होता है एंगल। इधर आइए बेटा, लेंथ ऑफ आर्क मतलब डेल्टा V, रेडियस ऑफ आर्क मतलब r ओमेगा इक्वल टू एंगल यानी डेल्टा थीटा। लेंथ ऑफ आर्क डेल्टा V, रेडियस ऑफ आर्क r ओमेगा। बेटा इसका रेडियस जब हमने लास्ट लेक्चर में किया यहाँ पे तो r था, तब हमने लिखा था डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू डेल्टा थीटा। इस सर्कल का रेडियस r नहीं है, इसका रेडियस है r ओमेगा, तो हमने r की जगह r ओमेगा लिखा। इट मीन्स डेल्टा v का वैल्यू क्या आएगा, वेरी नाइस, r ओमेगा डेल्टा थीटा। बेटा ये हमें इधर पुट करना है, इक्वल टू लिमिट डेल्टा v की जगह पे r ओमेगा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा 2।
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स 0। तो जब हम टाइम को बहुत बहुत थोड़ा सा अलाउ करेंगे इंक्रीज होने के लिए, तो अब तो बहुत बार कर चुके हैं, याद हो गया होगा। तो डेल्टा टी को लिखा जाता है डी टी, डेल्टा टी को डी टी, और जो एंगल मूव होगा बहुत थोड़े से टाइम में, यहाँ पे वही एंगल इधर ही मूव होगा, वो छोटे से एंगल को लिखेंगे डी थीटा, लेकिन रेडियस सर्कल का जैसा था वैसा ही रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बेटा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चलना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, रेडियस भी उतना रहना है, तो v बाय आर यानी कि ओमेगा का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो टाइम छोटा करने से सिर्फ क्या होगा, ये एंगल डेल्टा थीटा जो है वो डी थीटा बन जाएगा और टाइम डेल्टा टी बन जाएगा डी टी। तो लास्ट लेक्चर में किया हमने डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखा था, डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखा था, ओमेगा। तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल क्यों कहते हैं वो भी आपको समझाता, उस पे आते हैं। चलो पहले मैं ये कॉन्सेप्ट दोबारा फिर से करा रहा हूं आपको एक बार फिर से। क्या क्या किया हमने, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होती है टेंजेंट के लॉन्ग। इतना डायग्राम पुराना है लास्ट टाइम वाला। एक वेलोसिटी v1 थी टाइम t पे, थोड़ा सा टाइम बढ़ा, वेलोसिटी v2 इधर को हो गई। ये दोनों वेक्टर्स उठा के हम इधर ले आए। इसके बाद हमें निकालना था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। हमें डेल्टा v चाहिए था, तो ये मैंने समझा दिया आपको कि ये चीज डेल्टा v क्यों है। इसको मैंने नाम दिया था c। v1 और c ऑर्डर में है, दो वेक्टर जो ऑर्डर में है उनका टोटल या सम होता है इक्वल टू थर्ड वेक्टर टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। जिन्होंने लेक्चर वेक्टर एडिशन वाला नहीं किया हुआ वो एक बार वेक्टर एडिशन का लेक्चर भी करेंगे, वो भी आपके सामने इधर कॉर्नर में आ रहा है, वहां से क्लिक करेंगे वेक्टर एडिशन भी निकल आएगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी मैंने यूज कर दिया। तो v1 को मैंने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड पे, उससे हमें यह पता चल गया कि जो c वेक्टर है वो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मुझे चेंज इन वेलोसिटी ऊपर लिखना है, टाइम से करना है डिवाइड। ये चेंज इन वेलोसिटी जो है वो बेसिकली सर्कल का आर्क है। आर्क का लेंथ l अपॉन रेडियस ऑफ आर्क r, r की जगह हमने r ओमेगा लिखा, वो होता है इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल डेल्टा थीटा। r ओमेगा को इधर ले आए तो डेल्टा v की वैल्यू आ गई अपने पास। डेल्टा v की वैल्यू हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर दी, लेकिन जब लिमिट्स लगाएंगे, जब टाइम इंटरवल को हम बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा कर देंगे, तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी चेंजेस टू डी टी, और उसमें जो एंगल कवर होगा थोड़ा सा उस एंगल को लिखना है डी थीटा। डी थीटा बाय डी टी होता है ओमेगा। आर ओमेगा पहले से एक पढ़ा था, तो ये बन गया आंसर आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहला फॉर्मूला दो है। पहला फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला आएगा बेटा, अगर मैं ओमेगा को v बाय आर पुट कर दूं बेटा, ओमेगा की जगह पे v बाय आर पुट करूं तो आएगा r इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल, बेटा क्या बचेगा, v स्क्वायर बाय आर। ये मैंने बता दिया आपको कि एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑनली, मैंने डायरेक्शन ही बताई आपको अभी। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय आर ओमेगा स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बाय आर। दो फॉर्मूले हैं, दोनों चलते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से देख लेना कौन सा लगाना ठीक रहेगा। रेडियस इनटू स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी करो, या फिर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है v का स्क्वायर करके उसको रेडियस से डिवाइड कर दो, तो भी आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दो फॉर्मूले याद रखने हैं, आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय आर। अब लास्ट काम रह गया कि इसका डायरेक्शन क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। डायरेक्शन के लिए जब आप लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो करते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो करते हो, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो,
तो जो पॉइंट क्यू था वो पी के पास आ गया था। इसी तरह से बेटा ये पॉइंट एन जो है वो एम के पास आएगा। एन अप्रोचेज एम। इंक जरा डालनी पड़ेगी पेन में। तो n पहुंच गया m के पास, देयरफॉर एन एम बिकम्स टेंजेंट टू द सर्कल। और एन एम जो है वो बेटा चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन वेलोसिटी जिधर को होगा उधर को एक्सेलरेशन भी होगा। अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा था ना, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे वेक्टर। तो जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टेंजेंट टू द, ध्यान से देखो बेटा, लेफ्ट सर्कल। जो सर्कल मैंने लेफ्ट पे ड्रॉ किया हुआ है ना, उसको टेंजेंट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट ध्यान दो, मैंने शुरू में बोला था एक्सेलरेशन किसका? बेटा एक्सेलरेशन तो उस पार्टिकल का है ना जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ये सर्कल तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डेल्टा वी निकालने के लिए नया ड्रॉ कर दिया था। सर्कुलर मोशन ये नहीं है, सर्कुलर मोशन तो ये है। पार्टिकल हमारा यहां पे चलना है रेडियस आर में, ना कि आर ओमेगा में। वो तो वेलोसिटीज का सर्कल है बेटा, पार्टिकल का सर्कल तो यही है। तो मुझे ये एक्सेलरेशन यहां से उठा के, ये एक्सेलरेशन यहां से उठा के शिफ्ट करके इधर लेके आनी है यहां पे। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल पी की है और उसका डायरेक्शन देख रहे हैं आप जरा किधर को हुआ। यहां पे तो टेंजेंट था, यही एक्सेलरेशन यहां पे आके बन गई टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज towards the center of circle described by the particle। जो पार्टिकल ने सर्कल बनाना है बेटा उसको ये परपेंडिकुलर है बाय द पार्टिकल, यानी जो राइट हैंड साइड वाला सर्कल है उसको सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। तो जो एक्सेलरेशन रहती है डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, इसीलिए उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड सेंटर टूवर्ड सेंटर टूवर्ड सेंटर रहेगा ऑलवेज, इसलिए इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का जो ग्रामेटिकल मीनिंग है वो है सेंटर सीकिंग। ये सेंटर को ढूंढता है हमेशा कि किधर है सेंटर, उस तरफ को रहता है एक्सेलरेशन। दोबारा फिर फटाफट से बेटा, सर्कुलर मोशन, पॉइंट पी पे वेलोसिटी थी v1, पॉइंट क्यू पे वेलोसिटी थी v2। v1 v2 को हमने इधर ट्रांसफर कर लिया पैरेलल टू देमसेल्फ और एक नया सर्कल बनाया जिसका रेडियस था इक्वल टू v1 या v2 यानी इक्वल टू r ओमेगा। फिर हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके प्रूव कर लिया कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ऑर्डर में है, तो इन दोनों का सम इज v2 और v1 को इधर ले गए, तो उससे हम पता चल गया कि c जो है वेक्टर वो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने लिखा एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, लेकिन हमें निकालना था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसलिए साथ में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा वी जो है आर्क का लेंथ है, आर्क लेंथ बाय रेडियस ऑफ द सर्कल होता है एंगल कवर्ड, एंगल को इनटू आर ओमेगा कर दो, ये बेटा डेल्टा वी का वैल्यू आ गया। डेल्टा वी हमने यहाँ पुट किया, लिमिट यूज की, लिमिट यूज करने में पता चला कि आर में और ओमेगा में तो कोई फर्क नहीं पड़ना जब आप टाइम को और शॉर्ट करते हो, लेकिन एंगल कवर्ड डेल्टा थीटा डी थीटा बन जाएगा और टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होके डी टी हो जाएगा। डी थीटा बाय डी टी को हमने ओमेगा लिखा, ओमेगा इंटू ओमेगा बन गया आर ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने ओमेगा की वैल्यू अपनी पुरानी इक्वेशन है वी बाय आर पुट कर दी, बट स्क्वायर था तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाय आर। दो फॉर्मूले आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के याद रखने हैं, आर ओमेगा स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बाय आर। अब उसका डायरेक्शन जो है वो किधर को है, जैसे जैसे टाइम को आप कम करते जाओगे पॉइंट एन एम के पास आता जाएगा, पॉइंट क्यू लास्ट टाइम पी के पास आता गया,
तो जैसे जैसे पॉइंट एन जो है एम को टच करेगा तो ये जो डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी, उसका जो डायरेक्शन है वो जो लाइन जो सर्कल को एक ही जगह पे टच करती है वो टेंजेंट होती है। तो ये डेल्टा वी का डायरेक्शन जो है टेंजेंट के लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इस सर्कल का तो टेंजेंट है, पर एक्सेलरेशन तो बेटा इस वाले पार्टिकल की है ना। तो इस टेंजेंट को जब हम उठा के इधर लेके आए तो हमें पता लगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसलिए नाम हमने दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो एक बार वीडियो को पॉज करके जरा नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको 3 बार एक्सप्लेन कर दिया है, समझ आ जाना चाहिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कुछ डाउट है तो आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को फिर पीछे करिए, जितनी मर्जी बार देखिए, फ्री टू ऑल। चलिए अब फोर्स की बात भी कर ले जरा, क्योंकि सर्कुलर मोशन मैंने बताया एक फोर्स लगाना पड़ता है टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। वो चाहे फोर्स आप धागे से लगाओ, चाहे वो फोर्स जो है वो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स के लिए कुछ खास नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, या तो आर ओमेगा स्क्वायर लिख लोगे। बेटा बहुत बार यूज होना रिलेशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एफ सी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। बेटा दूसरा फॉर्मूला है फिर वी स्क्वायर बाय आर कर दो बेटा। चलिए तो नए फॉर्मूले आज जो आए, ये तो पुराने थे बेटा, है ना, पहले भी किए हुए हैं आपने। नए फॉर्मूले आज के हैं, सर्कुलर मोशन जब भी होगी, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, उसके कारण एक एक्सेलरेशन आएगा। ये एक्सेलरेशन पक्का है, हर सर्कुलर मोशन में होगा, चाहे स्पीड कांस्टेंट रहे चाहे ना रहे। इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल होता है। और एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले आर ओमेगा स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बाय आर। इन दोनों फॉर्मूले को अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल आएगा कि अगर हमें एक मास को सन को गलत बोल दिया, अर्थ को अगर हमें सन के अबाउट घुमाना है तो सन ने अर्थ पे कितना ग्रेविटेशनल पुल लगाना है, तो उसका फॉर्मूला यही है बेटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर। चलिए होप ये हो गया होगा क्लियर। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताने हैं। एक होती है और फोर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या चीज है बेटा? देखो जब हम एक चीज को ना सर्कल में चलाते हैं, आप जानते हैं ना सर्कल में कोई चीज चलना नहीं चाहती बेटा, तभी तो फोर्स लगानी पड़ेगी। अपने आप चलती, जैसे फुटबॉल अभी किक मारी तो चलती रहेगी सीधी। बट अगर सोचेंगे ये बॉल जो है वो किक मारी और बॉल जो है वो ग्राउंड में यूं यूं घूमेगी, इज इट पॉसिबल कि बॉल ऐसे घूमना शुरू हो गई? नहीं घूमती बेटा। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है। बट एक और फोर्स बेटा एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो हमने लगाई नहीं है। जब मैं उसको पेंडुलम के बॉब को घुमा रहा था ऐसे ना, तो अंदर को तो मैं खुद ही खींच रहा था ना उसको, वो फोर्स मैंने लगाया। बट जो बॉब है वो चाहता है कि मैं ड्यू टू इनर्शिया स्ट्रेट लाइन में जाऊं, सर्कल में ना घूमूं यानी। तो वो जो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को लेके आती है सर्कल के अलोंग, उसका नाम तो हमने लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। बट जो ये पेंडुलम का बॉब था या ये बॉल जो है, इसको तो मैंने अंदर वो खींच लिया ताकि ये सर्कल में घूमना शुरू करे, लेकिन ये सीधा जाना चाहती है, ये पीछे नहीं जाना चाहती कि मुड़ जाऊं, ये चाहती है कि मैं सीधी निकल जाऊं। तो ये अपनी कोशिश करती है कि मैं स्ट्रेट लाइन में ही जाऊं, यानी सर्कल में ना घूमूं। तो इस पे एक फोर्स लगता है बाहर की ओर, जो इसको बॉल को बाहर खींचेगा। सिंपल सी बात है बेटा, धागा जो है वो भी 2 फोर्स से टाइट होता है। एक फोर्स तो मैं लगाऊंगा अंदर की तरफ। आप सोचो ना, अगर बेटा इधर वाला हाथ में ना लगाऊं और सोचूं कि मैं इसको धागे को ऐसे टाइट कर दूं, टाइट कहाँ होता है? देखो ना, जब मैं इधर से पकड़ूंगा तभी टाइट होगा ना। एक फोर्स इधर को लगेगी बाहर को, एक मैं अंदर को लगाऊंगा, तो ये धागा टाइट होगा। तो ये धागा अगर टाइट हुआ, उसका कारण है कि बॉल जो है वो बाहर को खींचती है धागे को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैंने लगाई वो अंदर को थी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो बाहर को लगती है, आउटवर्ड्स। मतलब लगेगी सर्कुलर मोशन में, ये पक्का है।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट को बाहर खींचती है, सेंट्रीफ्यूगल से मैं अंदर खींचता हूं, इस कारण से ये थ्रेड जो है वो टाइट हो जाता है। तो एक फोर्स सेंट्रीपिटल जो हम लगाते हैं इसको सर्कल में चलाने के लिए, एक फोर्स इस पे बाहर को लगती है। आप जानते हैं ना कि जब पापा जो है वो गाड़ी चला रहे होते हैं, आप पापा के इस साइड में बैठे हैं, अगर पापा ने गाड़ी बेटा इधर को मोड़ ली, यानी स्टीयरिंग इधर मोड़ दिया, यानी गाड़ी यूं जाना शुरू हो गई, उस केस में आप नोटिस करते हैं आपको एक पुश सा मिलता है, आपको ऐसे लगता है कि मैं खिड़की की तरफ चला गया हूं, शायद ऐसे फील होता है। वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आपको बाहर को खींचती है। जो भारी भरकम ट्रक होते हैं बेटा, काफी ऊंचे मतलब ड्रॉ करके दिखाता हूं ज्यादा मजा आएगा। एक ट्रक तो होता है नॉर्मल बेटा, वो तो ऐसा दिखता है आगे से, ये ट्रक के टायर हो गए फ्रंट वाले, बम्पर हो गया, इंजन हो गया, लाइट्स हो गई, और ये ट्रक का आपका वो कैबिन हो गया, और ये ऊपर एक थोड़ा सा वो टूल बॉक्स बना होता है। ट्रक आगे से ऐसे दिखता है ना। बट कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रक को बेटा भर लेते हैं, वो ऊपर तक भरा होता है बेटा, ऐसे ना, देखा होगा आपने, रात को ऐसा ट्रक बहुत तंग करता है बेटा। कैसे? इस ट्रक के पास से जब आप स्कूटर लेके निकलेंगे ना अपना एक्टिवा रात को, बेटा आपको तो दिखेंगे 2 लाइटें, आप कहेंगे भी इतना इसका विड्थ होगा, आप उसके हिसाब से स्कूटर चला रहे हैं। लेकिन होगा क्या, जब आप इसके पास से निकलेंगे, उधर को जा रहे हैं बेटा, ये मीटर है स्पीडोमीटर, उधर को जा रहे हैं बेटा, ट्रक ऐसे आ रहा है, तो आपको ये हिस्सा नजर नहीं आएगा ना, ट्रक की लाइट में आपकी आंखों में प्यूपिल छोटा हो जाएगा, तो आपको नजर नहीं आएगा। तो कुछ ट्रक वाले तो समझदार होते हैं, वो तो लाइट को थोड़ा सा बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे तो आपकी आंखों में लाइट नहीं पड़ेगी, तो आपको दिख जाएगा ना कि ट्रक का पिछवाड़ा कितना बड़ा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ड्राइव करेंगे। कुछ ट्रक वाले परवाह नहीं मारते बेटा, वो पूरी लाइट पे चलते रहते हैं, आपको पता चलता है कि ट्रक पीछे से कितना बड़ा है, आप कई बार उसके अंदर घुस जाएंगे। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, ट्रक को हमने रस्सी तो नहीं बांध रखी ना, जब ट्रक मुड़ेगा बेटा उसको हमने रस्सी थोड़ी बांध रखी है। अब इतना भारी भरकम बेटा मास लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल की जैसी होती है, उतना ही होता है बेटा, बराबर है दोनों। देखो अगर मुझे ये धागा जो है ना बेटा यहीं पे रखना है, अगर तो मुझे ये धागा खींचना है इधर को, तो मैं ये वाला फोर्स बड़ा रखूंगा, और जो मैंने इधर को फोर्स लगाया वो कम लगाऊंगा, तो फिर धागा ऐसे चलता जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये दोनों धागे को यहीं रखना है कि बस यूं घूमता रहे, तो बेटा मुझे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर लगाना पड़ेगा। वो टग ऑफ वॉर नहीं होता रस्सा खींचने वाला, बेटा इधर के लोग अगर ज़्यादा ताकतवर है इनसे, तो वो रस्सिया को खींच के बेटा इधर को ले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा जो धागा है वो इधर को या इधर को जाए, तो हमें ये इनवर्ड फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो इस पे लगना है आउटवर्ड फोर्स वो बराबर होंगे दोनों। तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला भी यही है, सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला भी यही है, उतना ही फोर्स लगना बेटा बराबर। तो मैं बात कर रहा था, ट्रक बेटा आया, उसने मुड़ना था इधर को, बेटा जब मुड़ेगा तो सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स, ट्रक को हमने रस्सी नहीं बांध रखी, उसको जो फोर्स मिलती है वो जो टायर्स में ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन है ना वहाँ से मिलनी है। बट फ्रिक्शन की पढ़ेंगे अगले चैप्टर में आ रहा है, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती वो। तो अगर बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी बढ़ा दी ना आपने, ज़्यादा स्पीड पे टर्न ले लिया बेटा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ट्रक बेटा ऐसे वाला जो है, ये यूजुअली आपने देखा होगा सड़कों में पलटा होता है, वो जो इतना भरा था ना इसमें घास फूस जो भी था वो नीचे लगा होता है, तो ये जैसे वो आराम से नींद में सो रहा होता है उस तरह से बना होता है ट्रक। चलिए, तो कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसीलिए आप भी बेटा जब ना मोड़ पे आते हो, पापा आपके टर्न लेते हैं, देखा होगा आपने, स्पीड कम कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पे टर्न लिया बेटा, एक तो स्पीड ज़्यादा हो गई, ऊपर से स्पीड का देख रहे हो स्क्वायर है, स्क्वायर बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर है। स्पीड अगर डबल हो गई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 4 गुना हो जाएगी, सोचने की बात है। सो वी हैव टू बी केयरफुल
कि जब टर्न आएगा तो वहाँ पे स्पीड कम कर लें, ताकि सेंट्रीफ्यूगल इतनी फोर्स बड़ी ना हो जाए कि हमारी कार को ही टर्न ओवर कर दे। गलत वर्ड बोल दिया, टर्न ओवर नहीं बोलना, ओवर टर्न बोलना है। करेक्ट वर्ड इज ओवर टर्न। टर्न ओवर होती है कंपनी की, कि एक साल में कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, उसको टर्न ओवर कहते हैं। ओवर टर्न मतलब उल्ट जाना। तो कार जो है वो ओवर टर्न ना हो जाए, उसके लिए हम स्पीड को डाउन कर लेते हैं, ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाए जो कार को ओवर टर्न कर सकती है। चलो और एग्जाम्पल्स आपके सामने अभी आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, आपने सुना हुआ है मौत का कुआं, क्योंकि ये कॉमन नेम है इधर अपने इंडिया में। मौत का कुआं आपको दिखाता हूं वीडियो के साथ में। अभी ऐसे लिखते हैं, मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए स्पेलिंग। बेटा मौत का कुआं जो है उसमें ना एक ऐसे बिग साइज बकेट टाइप एक ना वुडन स्ट्रक्चर खड़ा किया होता है, उसमें कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं। अभी आपको दिखाता हूं मैं। तो वो मोटरसाइकिल बेटा हमें मतलब लगता है कि ये इसके साथ कैसे चिपका रहेगा, इसके साथ साथ कैसे घूम सकता है। उसके पीछे फिर वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको अभी मैं दो एग्जांपल दिखाऊंगा। एक तो मैंने ट्रक वाला एग्जांपल दे दिया कि ट्रक पलट सकता है हाई स्पीड पे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अलावा जो मौत का कुआं है, इसको वेल ऑफ डेथ भी कहते हैं। उसमें जो मोटरसाइकिल चलता है बेटा ऐसे, वो गिरता क्यों नहीं है, उसके पीछे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और एक मैं दिखाऊंगा आपको पानी का गिलास भर के करके दिखाता हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा उसको देख के, और रीज़न आपको बताता हूँ कि क्यों हुआ। चलिए, तो एक पानी का गिलास लिया, इस गिलास को अब मैं पकड़ता हूँ और इसको घुमाता हूँ एक वर्टिकल सर्कल में। तो आप ज़रा नोटिस करिए, क्या पानी गिरा कि नहीं गिरा, चैट बॉक्स में लिखिए। बंद कर, पानी नहीं गिरा। रीज़न, जब ग्लास बेटा बिल्कुल ऊपर था ना टॉप पे, सर्कुलर मोशन के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था ऊपर की ओर। मैंने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। उस फोर्स का जो जो साइज था वो इतना बड़ा था कि वो उस वेट से भी ज़्यादा था, पानी के वेट से। पानी का वेट नीचे को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा थी पानी के वेट से। एज अ रिजल्ट पानी जो है वो ऊपर की तरफ को पुश हुआ रहा और वो नीचे को नहीं आया। अगला वीडियो जो मैंने बोला था आपको, जिसको मौत का कुआं बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेल ऑफ डेथ, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है मोटरसाइकिल या कार जो है वो स्टिक किए रहता है टू द सरफेस ऑफ द वेल, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको पुश करती है बाहर की तरफ। उसके कारण ये जो मोटरसाइकिल है दैट इज कंटिन्यूसली पुश टूवर्ड्स द वॉल ऑफ द सर्कल। लास्ट पार्ट जो है दैट इज स्पिन ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जो स्पिन ड्रायर है वो घूमता है जब हाई आरपीएम पे, तो उसमें से बेटा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर को, वो कपड़ों के अंदर जो पानी है उसको बाहर को पुश करती है। तो उसके कारण जो है वो कपड़े बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो जो स्पिन ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन है वो भी बेस्ड है ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।